रहीम अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट। आज हम चैप्टर नंबर 19 के शार्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं, तो आप इसको नोट करें। एक्सरसाइज के हैं ये शार्ट क्वेश्चंस। स्टेटमेंट भी साथ लिखी हुई है। स्टेटमेंट मैं आपको समझाऊंगा और फिर आपको ये इसका आंसर भी लिखा हो वो भी बताऊंगा। स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक पहला क्वेश्चन है 19.5। स्टेटमेंट पढ़ते हैं इसकी, जहाँ तक है ये क्वेश्चन, आगे ये इसका आंसर है। ये मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ। सिंस mass is form of energy, can we conclude that compressed spring has more mass than same spring when it is not compressed? compressed spring उसमें इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है एज़ कंपेयर टू अनकम्प्रेस्ड स्प्रिंग। तो ये सवाल ये है कि मैथ और एनर्जी का जो रिलेशनशिप है E बराबर mc², उससे क्या हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि इसकी चूँकि एनर्जी ज़्यादा है कंप्रेस स्प्रिंग की, तो इसका मैस भी ज़्यादा होगा। इससे क्या ये कंक्लूड कर सकते हैं? येस वी कैन कंक्लूड, क्योंकि मैस और एनर्जी इंटर कन्वर्टेबल है। इफ़ डेल्टा एम इज़ चेंज इन मैस ऑफ द बॉडी ड्यू टू चेंज इन एनर्जी डेल्टा ई, देन अकॉर्डिंग टू द रिलेशन E बराबर mc², डेल्टा ई डेल्टा एम c², डेल्टा एम आ जाता है डेल्टा E ओवर c²। तो इट इज़ चेंज इन मैस, इट शुड बी चेंज इन मैस। लेकिन इस लेवल पे क्या होता है कि C की वैल्यू बहुत लार्ज है, फिर उसका स्क्वायर है, फिर वो कंप्रेस स्प्रिंग की एनर्जी इतनी कम है। सो स्मॉल वैल्यूज डेल्टा ई और c² डिनोमिनेटर में उसकी वैल्यू बहुत हाई है, तो डेल्टा एम की वैल्यू तो आ जाएगी बट अप्रॉक्सीमेटली ज़ीरो, बहुत कम वैल्यू आएगी, थोड़ा सा फ़र्क पड़ता है, नेग्लिजिबल। सिंस c² इज़ वेरी लार्ज क्वांटिटी, thus a small change in mass delta m require a very large change in energy delta E। डेल्टा ई बहुत ज़्यादा हो तो फिर मैस में सिग्निफिकेंट चेंज आएगा। एज एनर्जी स्टोर्ड इन द स्प्रिंग इज़ वेरी स्मॉल, सो देयर इज़ नो कंसिडरेबल चेंज इन मैस इन इट्स मैस। यानी होगी तो सही मैस में चेंज, लेकिन वो नेग्लिजिबल होगी, वो कंसिडरेबल नहीं होगी। दैट इज़ एज कंप्रेस्ड स्प्रिंग हैज़ सेम मैस व्हेन इट इज़ नॉट कंप्रेस्ड। तो इतना फ़र्क नहीं पड़ता, होगी सही लेकिन वो इतनी कम डेल्टा एम है, इतना कम चेंज इन मैस है कि उसको काउंट नहीं किया जा सकता, उसको कंसिडर नहीं किया जा सकता। ये इसका आंसर है। सेकेंड हमारा स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक जो क्वेश्चन है वो है 19.6, और ये बेटा यहाँ तक है। एज सॉलिड इज हीटेड एंड बिगिंस टू ग्लो, वाई डज इट फर्स्ट अपीयर रेड? सॉलिड को जब आप हीट अप करते हैं वो एनर्जी अब्जॉर्व करता है, एनर्जी एमिट करता है। पहले जब वो हीट होता है तो वो हीट एमिट कर रहा होता है, रेडिएशन खारिज कर रहा होता है। उन रेडिएशन को कहते हैं बेटा इंफ्रारेड रेडिएशन। हीट तो आ रही, जिसको जो बॉडी भी टेम्परेचर जिसका हाई हो रहा है उससे हीट तो निकल रही है, लेकिन वो जो हीट निकलती है वो इंफ्रारेड है स्टार्ट में, और इंफ्रारेड जो रेडिएशन है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैं, वो हमारी आँख को नज़र नहीं आती, और जो टेम्परेचर बढ़ता है तो इंफ्रारेड से रेडिएशन शिफ्ट होती है विजिबल रीजन में। तो विजिबल रीजन में फर्स्ट जो कलर है, फर्स्ट फ्रीक्वेंसी है वो रेड है। तो इंफ्रारेड के बाद उसने विजिबल में एंटर होना, और विजिबल में पहले कलर क्या आता है? रेड। तो इट अपीयर रेड। ठीक है, ये इसका आंसर है। अब इसको यहाँ से आपने पढ़ना है, जो याद करना है, जो मैंने आपको बताया, एज वी नो दैट व्हेन सॉलिड इज़ हीटेड इट एमिट रेडिएशन। जो सबको पता है कि व्हेन सॉलिड इज़ हीटेड
it emits radiation. When temperature of solid is not too high, the body emits invisible infrared radiation. अभी स्टार्ट में उसका टेम्परेचर हाई नहीं है, थोड़ा टेम्परेचर है, तो वो इंफ्रारेड रेडिएशन एमिट करता है जो इनविजिबल होती हैं, जो नज़र नहीं आती. बट व्हेन द टेम्परेचर ऑफ द सॉलिड रीचेज एट सर्टन लिमिट सच दैट इट बिगिनस टू ग्लो, ये ग्लो करना शुरू करता है, हमें नज़र आना शुरू हो जाता है. देन इट इमिट विजिबल लाइट. अब ये विजिबल लाइट इमिट करेगा एज द विजिबल रीजन इज स्टार्टेड विद रेड लाइट. विजिबल लाइट रेड से स्टार्ट होती, रेड लाइट, दैट इज़ वाई इज फर्स्ट इमिट रेड लाइट, सो इट अपीयर्स रेड. तो ये बेटा इसका आंसर था, मुकम्मल आंसर है. अगला क्वेश्चन हमारा है 19.7. ठीक है, तो ये यहाँ तक है 19.7. आइए इसकी स्टेटमेंट पढ़ते हैं. व्हाट हैपन्स टू टोटल रेडिएशन फ्रॉम द ब्लैक बॉडी इफ़ इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर इज़ डबल्ड. बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल है कि ब्लैक बॉडी रेडिएशन की एनर्जी पे क्या अफेक्ट होता है, टोटल रेडिएशंस पे, इंटेंसिटी पे, जब उसका टेम्परेचर डबल कर दिया जाए. यहाँ पे हमें स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ याद आता है. E इज़ इक्वल टू सिग्मा टी की पावर 4. रिलेशन क्या है? E इज़ इक्वल टू सिग्मा टी की पावर 4. अब टी डबल करेंगे 2 की पावर 4 16, तो एनर्जी आपके पास 16 टाइम्स हो जाएगी. ठीक है. Thus, if absolute temperature of black body is doubled, then amount of energy emitted from the black body increases by 16 times. 19.8 क्वेश्चन है बेटा. इसकी स्टेटमेंट पढ़ते हैं. Beam of red light and beam of blue light have exactly same energy. एक रेड लाइट की बीम है, एक ब्लू लाइट की. रेड और ब्लू, अब कलर से आपको पता चल जाना चाहिए कि कलर फ्रीक्वेंसी को इंडिकेट करता है. रेड लाइट की फ्रीक्वेंसी और है, ब्लू लाइट की फ्रीक्वेंसी और है. दो डिफरेंट कलर की लाइट का मतलब दो डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज की लाइट, लेकिन गिवन है कि दे हैव एग्जैक्टली सेम एनर्जी. विच बीम कंटेन ग्रेटर नंबर ऑफ फोटॉन्स. किस बीम के अंदर फोटॉन की तादाद जो है वो ज़्यादा होगी. तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी जो है वो डिफरेंट है. ठीक है, ये फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करेगा, नंबर ऑफ फोटॉन्स. तो यहाँ से पढ़ते हैं द रेड बीम कंटेन ग्रेटर नंबर ऑफ फोटॉन्स. उसका प्रूफ आगे है. n नंबर ऑफ फोटॉन्स इन द बीम, देन एनर्जी इज़ गिवन बाय E बराबर NHF. ये एनर्जी का रिलेशन है और इसमें E कांस्टेंट अगर हो तो NHF भी कांस्टेंट होगा. N और फ्रीक्वेंसी का इन्वर्स रिलेशन होगा. ठीक है, तो N और F का इन्वर्स रिलेशन होगा. ठीक है, जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी उसके नंबर ऑफ फोटॉन्स कम होगी, जिसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी उसके जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी फोटॉन कम होगी, फ्रीक्वेंसी कम होगी फोटॉन ज़्यादा होगी. दिस रिजल्ट शोन दैट स्मॉलर इज़ द फ्रीक्वेंसी ग्रेटर विल बी द नंबर ऑफ फोटॉन. इन्वर्स रिलेशन है. एज द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेड लाइट इज़ लेस, frequency of red light is less than frequency of blue light. रेड लाइट की बेटा फ्रीक्वेंसी कम होती है ब्लू लाइट से. therefore the beam of red light contain greater number of photon. जहाँ तक इसका आंसर जो है वो कंप्लीट हो जाता है. आगे हम क्वेश्चन पढ़ते हैं 19.9. ठीक है, तो इसकी स्टेटमेंट पढ़ते हैं. ये यहाँ तक क्वेश्चन है. विच फोटॉन रेड, ग्रीन और ब्लू
कैरीज मोस्ट एनर्जी एंड मोमेंटम। 3 फोटॉन है, एक रेड है, एक आपके पास ग्रीन है, एक ब्लू है। किसकी एनर्जी भी ज़्यादा है, मोमेंटम भी ज़्यादा है? तो हमें एनर्जी और फ्रीक्वेंसी और एनर्जी का रिलेशन पता होना चाहिए, मोमेंटम और फ्रीक्वेंसी का रिलेशन पता होना चाहिए। ठीक है। ब्लू फोटॉन कैरीज मोस्ट एनर्जी एंड मोमेंटम। उसकी वजह कि हमें पता है कि बेटा E इज इक्वल टू HF, E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू F। इस रेड ग्रीन ब्लू तीनों कलर में ब्लू की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, इसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है तो इसकी एनर्जी भी ज़्यादा है। और मोमेंटम होता है HF ओवर C, यानी H तो C कांस्टेंट है, मोमेंटम भी फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। चूँकि इन तीनों कलर में ब्लू कलर की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है तो उसका मोमेंटम भी ज़्यादा है। इसको लिखना कैसे? द अबव रिलेशन शोज दैट द ग्रेटर इज़ द फ्रीक्वेंसी, greater will be the energy, greater will be the frequency, greater will be the energy and momentum of photon. As the frequency of blue light is greater than the frequency of red and green light, so photons of blue light carries most energy and momentum.